लोगों में अभी नमाज़ें खत्म नहीं हुए अभी। राजनीति के मैदान का यह खिलाड़ी टीवी के कैमरों पर कभी कभार ही चमकता है, लेकिन अपने तीखे भाषणों और विवादों को लेकर यह चेहरा अक्सर सुर्खियों में बना रहा है। हिंदुस्तान पर अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो हिंदुस्तान के 14 करोड़ मुसलमान उसकी आंख में उसकी गर्दन को काट देंगे, मगर मुझ पर आंख आने नहीं देंगे। सड़क से लेकर संसद तक राजनीति की लंबी पारी खेलने वाला ये शख्स आज देश में मुस्लिम राजनीति का नया चेहरा बनकर उभर रहा है। उनके जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है और उनके मन में जो दिल में एक है, अभी एक बताने का चेहरा अलग है और काम करने का चेहरा अलग है। ये इमाम की आज की परिस्थिति है। असदुद्दीन ओवैसी यूं तो हैदराबाद की राजनीति की पहचान रहे हैं, लेकिन इन दिनों देश की राजनीति में भी उनके नाम की चर्चा है। तो उसकी वजह है हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव। ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीती हैं और उनकी इस जीत ने शिवसेना और एनसीपी समेत कांग्रेस के खेमे में भी हलचल मचा दी है। महाराष्ट्र में एमआईएम की ये जीत भले ही छोटी है, लेकिन ओवैसी और उनकी पार्टी के बुलंद होते इरादों से जहां क्षेत्रीय दल चौकन्ना हो गए हैं, वहीं कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियां हो गई हैं सावधान, क्योंकि महाराष्ट्र में जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी की नजरें अब दिल्ली विधानसभा चुनाव पर आ जमी हैं। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक ओवैसी अपनी पार्टी एमआईएम को विस्तार देना चाहते हैं और इसीलिए अब विरोधी भी उनके ऊपर कर रहे हैं प्रहार। ये धार्मिक पार्टी, संकुचित विचार की पार्टी, एक छोटी सी पार्टी आज पैदा हुई है जो उसी के समाज के ऊपर चल रही है, उसी के समाज के वोटों की चिंता करती है या अपेक्षा करती है या आशा करती है। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे चुनावी बिसात पर कहां खड़े हैं असदुद्दीन ओवैसी के घोड़े और कहां टिकी है उनकी तलवार। साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि क्या है एमआईएम का भूगोल और उसका पूरा इतिहास। लोग एमआईएम की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, मगर मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो हिस्ट्री है वो इंडिपेंडेंट इंडिया से शुरू होती। जो पास्ट में हुआ मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। हम किसी मजहब के खिलाफ न थे, न है, न कभी इंशाअल्लाह रहेंगे। मैं दावत दे रहा हूं तमाम हमारे भाइयों से, किसी भी मजहब को मिले और एक साथ काम करें। एमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। पिछले 10 सालों से ओवैसी हैदराबाद से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचते रहे हैं। कानून तो यह बनना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान में कोई भूख हड़ताल करेगा तो आप एक कानून बनाइए कि उसके साथ एक डॉक्टर होगा जो रोज उसका वजन देखेगा। इससे पहले उनके पिता सलाउद्दीन ओवैसी भी हैदराबाद से लगातार 6 बार सांसद रह चुके हैं। यही वजह है कि हैदराबाद की राजनीति में एमआईएम का दबदबा लंबे वक्त से कायम है। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एमआईएम ने हैदराबाद से बाहर दूसरे राज्यों की राजनीति में भी अपने पैर फैला दिए हैं। कोशिश करेंगे दिल्ली में हमारी पार्टी को एस्टैब्लिश करें। उत्तर प्रदेश में हम पिछले कई सालों से वहाँ काम कर रहे हैं। कई मरतबा मुझे उत्तर प्रदेश जाने से रोक दिया गया। आजमगढ़ में नहीं जा सकता हूँ, इलाहाबाद नहीं जा सकता हूँ। अब बताइए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर कर सकता है, मगर इलाहाबाद आजमगढ़ नहीं जा सकता, इसलिए कि आजमगढ़ मुलायम सिंह ये समझते हैं कि वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इलाहाबाद नहीं जा सकते, नहीं वहाँ जाएं। तो ये हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहे हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर आवाम अपनी मोहब्बत से हमको नवाजेगी। मुसलमानों के हितों की वकालत करने वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हौसला इन दिनों बुलंदी पर है।
दरअसल हाल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने 2 सीटें जीती हैं और अब उनके निशाने पर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में 25% मुसलमान हैं जो तृणमूल कांग्रेस के पाले में जाते रहे हैं और एमआईएम इन राज्यों में मुस्लिम वोट पर सेंध लगाना चाहती है। पश्चिम बंगाल के अलावा एमआईएम की नजरें झारखंड और उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी टिकी हुई हैं। बातचीत तो हमारी तमाम पार्टियों से चल रही है। एमआईएम से भी बात हुई है और टीएमसी से भी बात हुई है, लेकिन अभी जो विचार विमर्श हमारा बराबर चल रहा है और दिल्ली के अंदर हम चाहते हैं कि एक नया विकल्प तैयार हो और उसमें जितनी हमारी लाइक माइंडेड पार्टियां हैं वो मिलकर हम लोग यहाँ दिल्ली में चुनाव लड़ें। हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उनको जो लगता है महाराष्ट्र में उन्होंने चुनाव लड़ा, दिल्ली में लड़ना है दिल्ली में लड़े। अभी वो क्या उनकी ताकत है, क्या वो करना चाहते हैं, क्या सोच के कर रहे हैं, ये तो आने वाले नतीजे ही बताएंगे। महाराष्ट्र में 2 सीटें जीतने से पहले एमआईएम आंध्र प्रदेश की राजनीति तक ही सिमटी हुई थी। इसी साल हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने 7 सीटें हासिल की हैं, जिसके बाद उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा भी हासिल हो चुका है। लेकिन अब एमआईएम की रणनीति बदल चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी की इस नई चुनौती की पड़ताल भी हम करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले देखिए कैसे एमआईएम को लेकर छिड़ा है राजनीति की दुनिया में ये संग्राम। अगर ओवैसी ऐसा कहता है कि हम 25 करोड़ है और 100 करोड़ मुसलमान हिंदू है, 15 मिनट के पुलिस हटाओ, तब हिंदू को खत्म करेंगे। इनकी जब अगर पहचान होगी, सोच होगी, तो वो देश के लिए नहीं होगी, हमारे देश के लिए वो घातक होगी। तो फिर इस देश में भविष्य में दूसरा पाकिस्तान निर्माण करने की इनकी गुंजाइश है क्या? हमारा एजेंडा ये है कि जितने कमज़ोर तबक़ात हैं उन तमाम को साथ लेकर उन तमाम की एक सियासी लीडरशिप को डेवलप किया जाए और हम यही चाहते हैं कि पार्लिमानी जमहूरियत में जो कमज़ोर तबक़ात को, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो या ओबीसी हो, इनको मौका दिया गया है कि वो अपने वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदों कामयाब करें। भावनाओं को भड़काने के बाद जो वोट इन्होंने लिए, इसके कारण ये 2 सीट चुन के आई है। अगर यही सीट दूसरे समाज में, दूसरे क्षेत्र में जहां माइनॉरिटी कमाइया नहीं है, ऐसे क्षेत्र में अगर चुन के आते थे तो मैं मानता था कि ये एक सर्वव्यापी संस्था जिनको चुन के दी है और एक देश में नए पार्टी का एक उदय हुआ है। करीब 56 सालों के अपने राजनीतिक सफर में एमआईएम मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करती रही है और इसी मुद्दे पर वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उतरी थी। औरंगाबाद के अलावा मुंबई की भाईखला सीट पर कब्जा जमाने वाली एमआईएम की ये जीत भले ही छोटी है, लेकिन इसके मायने बड़े लगाए जा रहे हैं। जानकार भी मानते हैं कि मुस्लिम वोटों के लिए छिड़ी इस जंग में एमआईएम आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और कथित धर्मनिरपेक्ष दलों का खेल बिगाड़ सकती है और इसीलिए एमआईएम पर बीजेपी के साथ सांठगांठ के आरोप भी लग रहे हैं कि बीजेपी इनको सपोर्ट कर रही है, इसके बारे में मुकम्मल जानकारी मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत आमतौर पर जिस अथॉरिटी से कोई बात कहता हूं वो मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उनसे लगता है कि ये अगर बीजेपी कर रही है कम्युनल फोर्सेस को डिवाइड, जो उनके खिलाफ कम्युनल फोर्सेस हैं, जो अपने पक्ष में उनको तो ठीक ध्रुवीकरण कर रही है, लेकिन जो खिलाफ है उनको अगर डिवाइड कर रही है तो वो राजनीति में जायज है, वो कर रहे हैं। इनको मुसलमानों के वोट बांट के और अपने खिलाफ खड़ी हुई जमातों को अगर कमजोर कर रही है तो ये कर रही है, कर सकती है। अगर बीजेपी मुझे इस्तेमाल कर रही है तो कोई प्रूफ तो बता दो भाई। 15 साल से आप लोग पावर में रहे महाराष्ट्र में, मालेगांव का ब्लास्ट हुआ 2004-2006, एक फैसला नहीं कर सके। 10 साल ये लोग हुकूमत की दिल्ली में या 15 साल यहां पर। कौन किया मालेगांव का ब्लास्ट? हिंदुओं ने किया या अभिनव भारत ने किया या मालेगांव के उन 8-9 मुसलमान बच्चों ने किया? मेरा बीजेपी का, मैं तो सबसे बड़ा बिटर अपोनेंट हूं और रहूंगा इंशाल्लाह जिंदगी जब तक जिंदा रहूंगा। आरएसएस और बीजेपी का मैं सख्ती से मुखालिफत करूंगा, मगर कांग्रेस पार्टी को और इन सेकुलर पार्टीज, हम तो कम्युनल है ठीक है, ये सेकुलर पार्टी समझना चाहिए कि हम जब बीजेपी को अपोज करेंगे तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम इनका साथ देंगे, इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम का अस्तित्व मुस्लिम वोटों पर ही टिका माना जाता है और यही वजह है
कि हैदराबाद से बाहर दूसरे राज्यों की उन्हीं सीटों पर MIM अपने उम्मीदवार उतार रही है जहां मुसलमान मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक की इस राजनीति को ही सिरे से नाकार रहे हैं। मुसलमानों का तो वोट बैंक है ही नहीं भाई। मैं तो नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दिया पार्लियामेंट में कि आपने अच्छा किया जो मुस्लिम वोट बैंक के इस मिथ को आपने तोड़ दिया, क्योंकि लोग समझते मुस्लिम कहां है मुस्लिम वोट बैंक। हम तो हमेशा कहते आ रहे कि 1956 से एक मेजॉरिटी वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक तो था ही नहीं कभी। मेजॉरिटी वोट बैंक को जो मजबूत किया वो गवर्नमेंट बनाता रहा और हमको ये कहकर बहलाया गया, अरे आपका मुस्लिम वोट बैंक है, आपका फुला है, और हम लोग खुश होते रहे। और नतीजा क्या निकला कि हम वहां से नीचे नीचे आकर अब और नीचे गिर गए। तो कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं है भाई, ये गलत बात है। पूरे देश में जो अगर आप देखें, केरल के मुसलमान की सोच जो है वो बंगाल के मुसलमान की सोच से नहीं मिलती है, या यूपी का जो मुसलमान है उसका सोच, यूपी में भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सोच है। तो ये इतना सिंपल नहीं है जैसे लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम वोट ये वो, ऐसा। अब तक जो मेन नेशनल पार्टी थी कांग्रेस, उसमें जो मुसलमान का जो एक विश्वास था वो पूरा टूट गया। दूसरी जो पार्टी अब उभर के आई है उसमें मुसलमान अभी तक पूरा विश्वास नहीं कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में जो एक खाली जगह रह गया है और ओवैसी जो है वो उस जगह में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद की राजनीति में बरसों से चमक रही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान एक मुस्लिम राजनीतिक दल के तौर पर होती है, और यही वजह है कि इस पार्टी की नीयत और इसके मकसद को लेकर कई तरह की आशंकाओं के स्वर भी सुनाई देते हैं। MIM को लेकर इन शंकाओं का जिक्र भी हम करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले देखिए MIM के जन्म और उसमें आए बदलाव की एक कहानी। मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि MIM की स्थापना अब से 94 साल पहले इसी हैदराबाद शहर से हुई थी। शुरुआत में ये एक गैर राजनीतिक संगठन था और इसका मकसद था मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। लेकिन वक्त के साथ MIM की शक्ल भी बदली और इसका मकसद भी, और अब ये एक पूरी तरह से राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो चुकी है। ये दास्तां उस दौर की है जब देश को आजाद होने में 20 साल बाकी थे। दक्षिण भारत की रियासत हैदराबाद पर निजाम उस्मान अली खान की हुकूमत थी। निजाम शाही के उस दौर में नवाब महमूद नवाज खान किलेदार ने 1927 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम के सांस्कृतिक संगठन की नींव रखी थी। 1938 में इस संगठन का पहला अध्यक्ष बहादुर यार जंग को बनाया गया था। MIM के फाउंडर सदस्यों में हैदराबाद के एक राजनेता सैयद कासिम रजवी भी शामिल थे, जो रजाकार नाम के हथियारबंद लड़ाकू संगठन के मुखिया भी थे, और इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संगठन को खड़ा करने में रजाकारों की भी अहम भूमिका मानी जाती रही है। रजाकार और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संगठन निजाम हैदराबाद के पैरवीकार और उनके कट्टर समर्थकों में शुमार किए जाते थे, और यही वजह है कि जब 1947 में देश आजाद हुआ तो हैदराबाद रियासत के भारत में विलय का कासिम रजवी और उसके पैरामिलिट्री संगठन यानी रजाकारों ने जमकर विरोध भी किया था। पटेल साहब, निजाम की मांगों को न माना गया तो रियासत में हिंदुओं के लिए मुश्किलें आ सकती। कासिम साहब, आप अगर खुदकुशी ही करने की सोच रहे हैं तो आपको कोई कैसे रोक सकता है? पटेल साहब, आप सरदार दिल्ली के हैं। हैदराबाद में हजारों सालों से आसफ जई झंडा बुलंद है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे नीचे उतार नहीं सकती। नवंबर 1947 में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल और कासिम रजवी की दिल्ली में यह पहली और आखिरी मुलाकात थी। कासिम रजवी निजाम हैदराबाद का खासुल खास था।
और 1947 आते आते निजाम और उसकी सरकार पूरी तरह से रजवी की गिरफ्त में आ चुकी थी। 10 सितंबर 1948 को सरदार पटेल ने हैदराबाद के नवाब को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने हैदराबाद को हिंदुस्तान में शामिल होने का आखिरी मौका दिया था। इसमें कुछ शर्तें हैं, मेरे ख्याल से हमें शर्तें मंजूर करनी पड़ेगी, इसी में हमारी भलाई है। नहीं 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 नहीं, ये शर्त हमको मंजूर नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा ये। लेकिन हैदराबाद के निजाम ने जब सरदार पटेल की अपील ठुकरा दी तो उसके जवाब में भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत पर चारों तरफ से धावा बोल दिया और आखिरकार निजाम हैदराबाद को झुकना पड़ा। हैदराबाद रियासत के भारत में विलय के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संगठन भी कुछ सालों तक निष्क्रिय पड़ा रहा, लेकिन साल 1958 में एक बार फिर MIM एक नई सोच के साथ राजनीति के मैदान में कूद पड़ा। साल 1958 में हैदराबाद के ही एक मशहूर वकील मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी ने फिर से एक बार MIM को सक्रिय किया। उसके अगले साल 1959 में हैदराबाद में उपचुनाव हुए जिसमें कि हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी में MIM को 2 सीटें हासिल हुई। ये वो पहली जीत थी जिसके साथ ही ओवैसी खानदान के लिए और MIM के लिए हैदराबाद की सियासत में जो सिलसिला शुरू हुआ वो कभी थमा नहीं। लोग MIM की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, मगर मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो हिस्ट्री है वो इंडिपेंडेंट इंडिया से शुरू होती है। जो पास्ट में हुआ मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। हम तो हिंदुस्तान की आज़ादी पर फख्र करते हैं और हमने अपनी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को बदला और कहा कि हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे और हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हिस्सा लेंगे। ये हमारी है, पुरानी MIM से हमारा कोई लेन देन नहीं है। ये जो MIM है, ये जो डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट पूरा ना सिर्फ बिलीव बल्कि पार्टिसिपेट करते हैं हम लोग। हमको उस माजी में जो हुआ उससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव में MIM की जीत के बाद असदुद्दीन और उनकी पार्टी चर्चा में है, लेकिन ओवैसी और उनकी पार्टी अपने विवादों और भड़काऊ भाषणों के चलते अक्सर सुर्खियां बटोरती रही है। हम दूसरों को रुलाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी रोएगी, तेलुगु देशम रोएगी, बीजेपी रोएगी। अब हमको अपना हक लेना है। आओ आगे बढ़ो और मंदिर पार्टी को कामयाब करो। साल 2012 में ओवैसी के छोटे भाई और पार्टी विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में भड़काऊ भाषण देने के लिए जेल भी जाना पड़ा था। अकबरुद्दीन का वो विवादित भाषण आज भी उनका और उनकी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अगर जो स्पीच मैंने आपको बताई, अगर उसमें ये ओवैसी बंधु ऐसे कहते होंगे यहाँ हम तो पाकिस्तान जाएंगे नहीं, लेकिन इस देश को पाकिस्तान में बदली करके हमारे लिए क्या रखेंगे, तो टूटा फूटा राम मंदिर रखेंगे, हम सब लेके जाएंगे, लाल किला लेके जाएंगे, हम ताजमहल लेके जाएंगे और तुमको ये टूटा फूटा राम मंदिर रखेंगे। ये जो उनकी लाइन ऑफ एक्शन है सोचने की, ये देश के लिए हानिकारक है। वो जो स्पीचेस हैं वो सब्जुडिस हैं और जब उनके ऊपर केस बुक किया गया था, अकबरुद्दीन ओवैसी अपना इलाज करवाने के लिए लंदन गए थे। वो खुद वापस आए, सरेंडर किया अपने आप को। 1.5-2 महीने वो जेल में थे, कोर्ट ने उनको बेल दिया, वो बेल पे निकले। अब हम मीडिया के जरिए ये उनको कन्विक्शन कर देंगे, गलत बात है। कोर्ट का फैसला आने दीजिए। वरुण गांधी के ऊपर भी तो मुकदमा चला था और हमको उम्मीद है कि जिस तरह वरुण गांधी को कोर्ट ने इंसाफ किया, हमसे भी कोर्ट इंसाफ करेगी। मगर एक बात मुझे बता दीजिए, महाराष्ट्र में परवीन टोगाडिया के ऊपर और दूसरे पार्टीज का नाम, उनके बड़े बड़े लीडरों के ऊपर कितने FIR रजिस्टर हैं, कितने वारंट्स पेंडिंग है, उनके ऊपर क्यों नहीं इस्तेमाल होता, अरेस्ट करने करते आप? ये दोहरा मियार क्यों है? अगर कानून है तो कानून सबके ऊपर इस्तेमाल करिए। असदुद्दीन ओवैसी का दावा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, बल्कि इसमें पिछड़े और दलित वर्ग के लोग भी शामिल हैं। समाज के कमजोर और वंचित तबके को सत्ता में हिस्सेदार बनाने को वो अपनी पार्टी का सबसे अहम मकसद भी बताते हैं। लेकिन गुजरे जमाने में लोगों की भावनाओं को भड़काने के आरोप
और मुसलमानों की खुलकर वकालत के चलते उनकी पार्टी की छवि एक मुस्लिम राजनीतिक दल के तौर पर बनी है। और यही वजह है कि उनकी पार्टी की विचारधारा और उनकी नीयत को लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और सेकुलर पार्टी के पास क्या कोई इंटेलेक्चुअल नोटरी ऑफिस है क्या सेकुलर्स का सर्टिफिकेट देने के लिए कि इन्हीं के पास गए तो हम सेकुलर हो गए? कल तक नारायण राणे तो महाराष्ट्र के असेंबली ने कहा था कि अगर श्री कृष्णा कमीशन पे अमलवारी होगी तो मुंबई जलेगा। उनके दूसरे एमपी जो अभी इलेक्शन हार गए लोकसभा का, वो शिवसेना में थे। जैसा कांग्रेस में आ गए, एनसीपी में आगे सेकुलर हो गए। मैं इनके सेकुलर सर्टिफिकेट मुझे जरूरत नहीं है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। हम अपना काम करेंगे और आवाम हमको पसंद करेगी, वोट डालेंगे। मगर ये पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड, ये फ्यूडलिस्टिक एटीट्यूड है कि भाई हम ही सब बड़े हैं, वो गया जमाना, ये नया हिंदुस्तान है। ये असदुद्दीन ओवैसी ने साल 2004 में पहली बार हैदराबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। उसके बाद से लगातार वो 3 बार यहां से चुनकर लोकसभा में पहुंचते रहे हैं। असदुद्दीन के पहले उनके पिता सलाउद्दीन ओवैसी भी लगातार 6 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं हैदराबाद से। जाहिर है हैदराबाद और उसके आसपास के इलाके में ओवैसी और उनकी पार्टी का दबदबा कोई नहीं तोड़ सका है। साल 1984 के बाद से हैदराबाद लोकसभा सीट पर एमआईएम का कब्जा है। हैदराबाद और आसपास के इलाकों में आज भी ओवैसी बंधुओं की सियासी ताकत का कोई तोड़ नहीं ढूंढा जा सका है। इसके पीछे एक वजह यहां किए गए विकास के काम भी हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर सड़क, अस्पताल और मोहल्ले की नाली तक हर काम में ओवैसी बंधु अपना सीधा दखल रखते हैं। एमआईएम के दफ्तर के दरवाजे क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं और इसीलिए पार्टी का काम जमीन पर नजर भी आता है। लेकिन विकास की इस राजनीति के साथ साथ एमआईएम का एक दूसरा विवादित चेहरा भी लोगों के सामने आता रहा है, जिसने हमेशा उसकी नीयत और उसके मकसद पर सवाल खड़े किए हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मुसलमानों की हक की वकालत करने वाली एमआईएम का क्या देश के मुसलमान भी साथ देंगे? एक माइनॉरिटी पार्टी है जो माइनॉरिटी के कॉज को एस्पॉज भी करती है और रूलिंग पार्टी बीजेपी की बिटर अपोनेंट रहने के बावजूद भी वो कामयाब होती है। ये हमारी डेमोक्रेसी की कामयाबी है। बजाय इसको बताने पूरे साउथ एशिया के पूरे ऐसा बता रहे हैं कि आसमान गिर गया। अरे भैया, मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहा हूं, इसको समझने की जरूरत है। तो ये जितने क्रिटिसाइज करने वाले हैं, बड़े बड़े आपके टीवी मीडिया के पर्सनालिटीज हैं, अखबारों में आर्टिकल लिखते, मगर क्या ये कभी इनमें इतना दम है कि नरेंद्र मोदी के बारे में लिख दें, आरएसएस के बारे में लिखे अपने आर्टिकल अखबार में? कोई अखबार तो पहले छापेगा नहीं और इनमें दम भी नहीं है लिखने के लिए। मगर क्योंकि हम एक इजी टारगेट हैं, मगर हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम इनका जवाब देंगे, जमहूरी अंदाज में बताएंगे लोगों को।